नमस्कार साथियों, मैं विद्याधर आपके सामने आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एसबी क्लासेस के ऊपर फिर से लेके आए हैं एसएससी 2 जीडी 2025 के पर्पज़ में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसके बारे में अपन बातचीत कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं सॉर्ट आउट करवा रहा हूँ। उसी सीरीज़ में अपन आज फिर एक पेपर लेके आए हैं और पेपर की थीम आपके सामने रखी गई है कि अब समझ में आ जाएगा एक ही बार में। इट मीन आप भी अगर तैयार हैं और हम भी तैयार हैं तो निश्चित रूप से एक बार में ही समझ में आ जाएगा। इसी सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ क्वेश्चंस। आंसर देने की कोशिश करना है। जितना ज़्यादा बेहतरीन आप आंसर दे पाएंगे उतना ही बेहतरीन आपका रिजल्ट हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब जल्दी से अपन स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस हमें कहेंगे सबसे पहले अपना आया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को देख के आपको आंसर देना है और आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, रसायन किस में पूछा जा रहा है, डिटर्जेंट पाउडर। पाउडर का नाम लेते ही आपके माइंड में विचार आएंगे कि हमारे पास 2-3 पाउडर होते हैं, वो कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं। देखिए बताइए ज़रा। पहला आ रहा है आपके सामने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा आ रहा है सोडियम कार्बोनेट, तीसरा आ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा आ रहा है सोडियम एल्काइल सल्फेट। तो इसके बारे में अगर बातचीत की जाए तो हमारे पास डिटर्जेंट पाउडर होता है जिसको अपन बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं भाई? वॉशिंग सोडा। ये जो वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा हमें बताता है कि वॉशिंग सोडे का हमारा फॉर्मूला होता है Na2CO3, जिसको आप बोलते हो सोडियम कार्बोनेट। साथ ही अगर इसी के बारे में और बातचीत करूं तो 2 सोडे और आते हैं। एक आता है हमारा NaHCO3, एक आता है हमारा NaOH। ये तीनों ही सोडा आपकी ज़िंदगी में आते हैं भाई। इनके बारे में अगर ध्यान से देखेंगे आप तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और समझ में आएगा तो आप देख पाएंगे कि इनमें से जो है कौन सा हमारे लिए वॉशिंग सोडा यहाँ पर अपने आप में काम में आ रहा है। तो आप बताओगे कि सर ये तो अपने आप में क्या होता है भाई, हमारा वॉशिंग सोडा। दूसरा हमारे पास आया है NaHCO3, जिसको अपन बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या खाने का सोडा। तो ये हमारा खाने का सोडा हो गया, मीठा सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। और ये हमारा होता है कास्टिक सोडा। कौन सा सोडा भाई? कास्टिक सोडा। तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपका आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो अपने आप में एसिड ही है, जिसके बारे में अपन बातचीत करें तो आप कह सकते हो ये HCl होता है और सबसे अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में काम करता है। कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम एल्काइल सल्फेट ये दोनों अपने आप में आपके साल्ट हैं जो कि आप प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम कहते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस, कौन सी एक अक्रिय गैस जो है वो सामान्य रूप से लाइट जो बल्ब होते हैं उनमें भरी जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अक्रिय गैस कौन सी है जो आपके बल्बों में भरी जाती है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन दिया हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन दिया है रेडॉन, चौथा ऑप्शन दिया है आर्गन। बताइए ज़रा ध्यान से देख के ना कौन सा आंसर आ रहा है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बारे में अगर बातचीत करूं
तो मैं आपको कह सकता हूं कि बल्ब में भरी जाती है बिल्कुल। अगर आपसे पूछा जाता है कि बल्ब में भरी जाने वाली, केवल इतना ही पूछे कि भरी जाने वाली गैस, तो आपका जवाब 100% क्या होता भाई? नाइट्रोजन होता। बट यहाँ ध्यान देने की बात यह है बेटा कि आपसे एक ही शब्द जो है ना वो विशेष यहाँ पूछा गया है जो आपके राइट आंसर के लिए जिम्मेदार होगा। आपसे क्वेश्चन में दिया गया है एक अकीरीय गैस। अकीरीय का मतलब नोबल, उत्कृष्ट या नैन सर्ट जिसको आप कह देते हो। तो हमें पता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये तो अकीरीय है ही नहीं। तो फिर बच गई कौन? रेडॉन और आर्गन। इन दोनों में से अकीरीय में से कोई न कोई सी एक होगी। तो उनमें भी हम कह सकते हैं बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है भाई? आर्गन गैस भरी जाती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि अकीरीय गैस पूछी जा रही है आपसे, तो आपका आंसर आर्गन है। और अगर आपसे केवल इतना ही पूछता कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप आंसर बिना सोचे ही दे देते, क्या? नाइट्रोजन। अगर यहीं आपको मैं दो बातें और बताना चाहूँगा। अगर आपसे पूछता रंगीन बल्बों में, कौन से बल्बों में भाई? रंगीन बल्बों में आपसे पूछता तो आप बोलते हैं नियॉन भरेंगे सर। अगर आपसे पूछ रहा है कि साधारण बल्ब में अकीरीय गैस, तो आप बोल रहे हो कि ऑर्गन भरेंगे। और अगर आपसे पूछता सिर्फ बल्ब में भरी जाने वाली गैस, तो आप डायरेक्ट ही बोल देते हैं नाइट्रोजन। तो ये हमारी बातचीत इससे रिलेटेड है। दूसरी खास बात है, सबसे हल्का तत्व पूछे तो आप आंसर दे सकते हो हाइड्रोजन। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपसे पूछे तो आप कह सकते हो नाइट्रोजन, जो इन्वायरमेंट में 78% होती है। दूसरी खास बात, यहाँ भी बहुत सारे बच्चों का आंसर आपका नाइट्रोजन आ रहा है, बट ये गलत हो जाएगा अगर आपसे अकीरीय देके नाम पूछा गया है तो। दूसरी खास बात, यहाँ एक गैस और दिखाई दे रही है, रेडॉन। रेडॉन है, ये भी अपने आप में सबसे भारी अकीरीय गैस है। तो अकीरीय गैस का नाम आया है तो अकीरीय पे भी आप चर्चा कर लीजिए। इसमें हमारे पास आता है अकीरीय गैस के लिए, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कातिया की 6 बहनें होती हैं। कातिया की कितने बहनें भाई? 6 बहनें। अब वो कातिया की 6 बहनें कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो आपके पास में ये कातिया की 6 बहनें आपको दिखाई दे रही हैं। बहुत बार प्रश्न एग्जाम में आया है भाई, आप समझ गए होंगे नाम से ही, कातिया की बहनें हैं ये। कातिया की बहन को कोई देख ले तो आपको पता है उसकी ना आंखें मिलेंगी ना हाथ मिलेंगे। दूसरी बात, कातिया की बहन को कोई देखने की हिम्मत करे, इससे पहले कातिया की बहन भी तो खास है कि वो भी किसी को नहीं देखती, इसीलिए कातिया की बहन के नाम से अपन इनको याद रखते हैं। ट्रिक बनाई हुई है हमारी, हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो। तो हमारे पास ये तो इनके आगे क्या जो है आपको पता चल रहा है, इनके नाम जो ट्रिक अपन ने बना रखी है। इस नाम में ही मैं इनके सबके नाम भी आपको बता देता हूँ। तो इनके नाम जो है वो अपने आप में क्या क्या है भाई? पहली है हीलियम, दूसरी है नियॉन, कौन सी है भाई? नियॉन। तीसरा है आर्गन, और चौथा है क्रिप्टॉन, और पांचवा है जीनॉन, और छठा है रेडॉन। ये हमारे पास में कातिया की 6 बहनें हैं। जानते होंगे आप इनको। ये अपने आप में कौन से मोहल्ले में रहती हैं भाई? 18वें वर्ग में रहती हैं। कौन से वर्ग में रहती हैं? तो कहने का मेरा मीनिंग है कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल में 18 जो ग्रुप होता है, उस 18 ग्रुप के अंदर जो अपने आप में ये 6 गैसें पाई जाती हैं। इनकी अपने आप में और बातें बताऊं मैं आपको, तो आप कह सकते हो इनकी संयोग करने की क्षमता यानी संयोजकता क्या होती है भाई? 0 होती है। क्या होती है? इसलिए इनको दूसरा नाम भी दे सकते हैं। इस ग्रुप को हम कह सकते हैं जीरो ब्लॉक। क्या बोलते हैं? जीरो ब्लॉक एलिमेंट या जीरो ब्लॉक भी कह सकते हैं। इन्हीं को दूसरा नाम बोलूं तो शून्य वर्ग के तत्व है। इनको बोलूं तो वर्ग नंबर 18 के तत्व है। इनको बोलूं तो
अक्रिय गैस, इनको ही बोल लूँ तो ये अपने आप में जो अक्रिय गैस हैं ये वर्ग नंबर 18 में रह रही हैं। दूसरी खास बात है, जब ये किसी से क्रिया नहीं करती, इस दुनिया में ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं जो किसी से क्रिया नहीं करते, इसलिए यहाँ पर कातिया की बहनें हैं, ये किसी से क्रिया नहीं करती। ऐसी बहन मिलने की वजह से किसी को ही नहीं मिलती, बहुत कम मिलती हैं, तो हमें पता चला इनको नोबेल प्राइज भी दे दिया भाई। क्या दे दिया? तो इसलिए हम कह देते हैं नोबेल गैस आपसे पूछ ले तो भी आपका जवाब क्या होगा? ये 6 गैसें होंगी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। इनमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कातिया की सबसे छुटकी बहन कौन सी है, तो आप बताओगे हीलियम। और सबसे बड़ी बहन पूछी जाए तो कौन सी है? तो रेडोन। अगर पूछ ले इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा चलती किसकी है, तो आप बोलोगे ऑर्गन। और अगर आपसे पूछे रंगीन बल्बों में कौन सी है, तो आप बता दोगे नियोन। और अगर आपसे पूछ ले कि अपने आप में भित्ति चित्र, पुराने चित्रों को चमकाने के लिए काम में ली जाती है, तो आप बताओगे जिनोन। तो ये इनके बारे में बहुत विशेष याद रखना है, ध्यान से देख लेना। आप कातिया की बहन की ज़िंदगी में आए या न आए, ये आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी अगर आप कंपटीशन लड़ेंगे तो। आइए, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन था भाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट था कि इसके साथ में जो और क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं गैसों से रिलेटेड, वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। उस शब्द की पहचान कीजिए जिसका अर्थ है आवर्त सारणी में। किसमें? जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में 36 पंक्तियों से है। 36 का मीनिंग क्या लेना है भाई? आपसे पूछा जाता है कि हमारी पीरियोडिक टेबल में 2 लाइनें होती हैं। कितनी लाइनें होती हैं? 2 लाइनें होती हैं, जिनको मारवाड़ी में बोला जाता है खड़ी और पड़ी। जो पड़ी हैं वो तो अपने आप में होती हैं 7, और जो खड़ी होती हैं उनकी संख्या होती है 18। यानी किसी भी मत डालने का अधिकार आपको दिया जाता है 18। तो इसका मतलब वर्गों की संख्या कितनी है? 18। और आवर्तों की संख्या पूछे तो आवर्त बोलूं तो पीरियड। क्या बोलूंगा भाई? तो पीरियड्स के नंबर कितने होते हैं? 7। बट आपसे पूछ ले ग्रुप, या मैं पूछ लूं आपसे वर्ग, तो बताओगे आप कितने होते हैं? 18। इनके बारे में अगर बातचीत की जाए तो आपसे पूछा क्या गया है कि भाई साहब जो 36 पंक्तियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक भी है भाई। ये कह रहा है कि ग्रुप कहलाता है, अवरुद्ध नहीं था, ये आपका आवर्त होगा। क्या होगा लाला? आवर्त होगा। दूसरा है संयोजकता, इलेक्ट्रॉन, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल्स यानी कक्षक। तो ये सारी बातें आपके सामने हैं। अब आप बता सकते हो कि 36 पंक्तियों को मैंने क्या नाम दिया था? आवर्त नाम दिया था। तो 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। और अगर जो आप हॉरिजेंटल हैं वो तो पीरियड बना रही हैं, और अगर आपसे पूछ ले कि वर्टिकली जो लाइनें हैं वो क्या कहलाएंगी? समूह कहलाएंगे। समूह की संख्या आपको मैंने बता दी 18 होती है। क्लियर? तो ये सारी बातें हमारी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड थी। दूसरी खास बात पीरियोडिक टेबल की, अगर आपसे पूछ लें कि आज सबसे पहले, यानी मैं कहूँ सर्वप्रथम आवर्त सारणी किसने बनाई, तो आपका नाम आएगा सर्वप्रथम आवर्त सारणी। तो नाम आया था क्या भाई? मेंडलीफ। क्या नाम आया था? मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी। लेकिन इसी क्वेश्चन को दूसरी भाषा में बदल के दे कि सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण, सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण, तो आप क्या जवाब देंगे मेरे लाला? तो वर्गीकरण पूछे तो आप बता दोगे सबसे पहले कौन आ रहा है भाई? अपने आप में डोबे राइनर आ रहा था। कौन आया था? डोबे राइनर। और अगर आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे पहले आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव। और आज जो चल रही है जिसका नाम है आधुनिक आवर्त सारणी, तो वो आप किसके बारे में बताओगे? आधुनिक के बारे में हेनरी ने बताया। और बोला ज़्यादा टेंशन नहीं, तो मौज ले। क्या ले? मौज ले। इसका मतलब आधुनिक जो आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसका जनक किसको माना जाता है भाई? मोजले को माना जाता है। बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है।
अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि क्वेश्चन अच्छे हैं और हमें समझ में आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें सकते हो, क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है कौन सा, कि बेकिंग सोडा, क्या नाम आ गया भाई, बेकिंग सोडा। अभी अभी मैंने बताया था बेकिंग सोडा बोलूं या खाने का सोडा बोलूं या मीठा सोडा बोलूं, तो वो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा या मीठा सोडा या रसोई का सोडा जिसको अपन कहते हैं, तो वो कौन सा था भाई। तो अभी अभी आपको मैंने जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में इसका डिस्क्रिप्शन दिया था कि खाने के लिए हमें बीच में किसकी जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, जिसको आपने कहा था सोडियम बाई कार्बोनेट, या मैं बोलूँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या मैं बोलूँ सोडियम मीठा सोडा या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। बट इसी के साथ दूसरा सोडा मैंने आपको और बताया था अभी अभी, तो हमारा राइट आंसर तो क्या हो जाएगा यहाँ NaHCO3। इसके साथ आपको NaOH भी दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में आप कह सकते हो कि सर ये कास्टिक सोडा होता है। तो कास्टिक सोडा होता है जो साबुन वगैरह बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इसी के जस्ट ऊपर आपको दिखाई दे रहा है Na2CO3.10H2O, जिसके बारे में हमने कहा था कि इसको वॉशिंग सोडा भी कह देते हैं। ये वॉशिंग सोडा जो होता है उसमें कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कितने क्रिस्टलीय जल के अणु होते हैं। तो क्रिस्टलाइज जो वाटर होता है उसके पार्टिकल्स यहाँ पाए जाते हैं 10। कितने पाए जाते हैं भाई, 10 क्रिस्टलीय अपने आप में पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। तो हम पाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा कण को निरूपित करता है। तो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास में जो अल्फा कण है उसको रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा यहाँ अल्फा कण। अल्फा पार्टिकल के बारे में अगर चर्चा करूं तो अल्फा पार्टिकल क्या कहता है भाई, अल्फा पार्टिकल के पास में नीचे 2 और ऊपर 4 होते हैं, यानी उसका क्रमांक तो Z तो 2 और एटॉमिक मास A 4 होता है। लेकिन नीचे 2 और ऊपर 4 ऐसा किसका है इसके समान, तो हमने कहा अल्फा से करती है हीलियम प्यार। कौन करती है, हीलियम। तो हीलियम अपने आप में थोड़ी देर पहले भी आई थी आपकी ज़िंदगी में कि एक कातिया की छोटी बहन है, जिसके बारे में हमने कहा था वो कातिया की छोटी बहन सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती है, अल्फा से करती है। क्यों, क्योंकि उसके पास भी वही सामान है जो अल्फा के पास है। और आपसे पूछना भी यही चाह रहा है कि अल्फा कण किसको निरूपित करता है या कौन निरूपित करता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ कि हीलियम हमारी जो होती है उसके पास में 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हीलियम का एटॉमिक नंबर तो Z तो है 2 और A है अपने आप में एटॉमिक मास 4। अगर आपसे यही क्वेश्चन दूसरा पूछ ले कि भाई साहब हीलियम के पास में प्रोटॉन्स के नंबर बताइए या न्यूट्रॉन्स के नंबर बताइए, तो हमें पता है कि प्रोटॉन तो Z के इक्विवेलेंट होते हैं P। तो अगर Z 2 है तो P भी 2 होगा। बट AN के बारे में हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन के नंबर जो होते हैं वो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू होता है A माइनस Z। A का नंबर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ 4, Z का नंबर 2, तो इसलिए न्यूट्रॉन भी कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। और हम कह सकते हैं कि हमारे पास में हीलियम जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 ही न्यूट्रॉन और 2 ही अपने आप में 4 इसका मास होता है या एटॉमिक मास होता है। तो ये हमारी बातचीत हीलियम से रिलेटेड हुई। इसी के साथ आपसे पूछ ले कि सबसे हल्का तत्व है, तो आप बता दोगे हल्का तत्व बोल रहा है तो हाइड्रोजन, लेकिन हल्का अकीर्य गैसीय तत्व बोल रहा है तो आप बोलेंगे हीलियम। और अगर हल्का धातु तत्व पूछ रहा है तो आप बोलोगे लिथियम। तो हल्का हल्का सुरूर है, कुछ तो जरूर है, इसमें इस दिल का क्या कसूर है। हल्का ही तो पूछा है तो आप बता देंगे कि हल्का हाइड्रोजन तत्व है, हल्की धातु लिथियम और हल्का अक्रिय गैस हीलियम। तो ये सारी बातें भी आपको हल्के में याद रखनी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। इस दुनिया में जो आप देंगे वही आपके पास रिफंड होके आता है, रिफ्लेक्ट होके आता है। ये प्रकाश का परावर्तन नियम भी कहता है। और सतह जितनी चिकनी होगी परावर्तन उतना ही अच्छा होगा। इसलिए थोड़ा लवली भी लगा के रखा करो, ताकि हम कहते हैं कि फेयर एंड लवली लगाने पर चेहरा चमकता है,
क्यों चमकता है? क्योंकि रिफ्लेक्शन अच्छा हो जाता है। तो वही बात यहाँ है, आप भी जितना ज़्यादा बोलोगे, बताओगे, क्वेश्चंस के आंसर पुटअप करोगे, उतना ही अच्छा होने वाला है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का फादर कहा जाता है? तो प्रश्न पूछ रहा आपसे, क्वेश्चन है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बाप कौन है, या उसके पिता किसे कहा जाता है, या उसके फादर किसे कहा जाता है, या जनक किसे कहा जाता है? भाई आपसे इतना ही पूछता कि भाई साहब परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है, तब तो हम जवाब दे देते हैं परमाणु सिद्धांत को तो उसका बाप डाल के चला गया था, तो नाम आता है डाल्टन। तो परमाणु सिद्धांत का जनक तो होता डाल्टन, बट वो पूछ क्या रहा है यहाँ, वो आपसे एक शब्द जोड़ के पूछ रहे हैं मॉडर्न बाप बताइए। इसका मतलब इस एटॉमिक थ्योरी के बाप भी दो हैं, एक अपने आप में मॉडर्न और एक इसका जो पहले था वो। तो पहले जो था वो ओल्ड बाप तो कौन है? डाल्टन। और मॉडर्न पूछा है तो मॉडर्न का राइट आंसर क्या होगा लला? ओटो हॉन। तो ओटो हॉन जो होते हैं ये अपने आप में परमाणु सिद्धांत के आधुनिक जनक कहलाते हैं। रॉबर्ट बोयल का नियम आप गैसों के अंदर पढ़ के आए हो। बिलार्ड गिब्स ऊर्जा का जो हमारे पास में आती है उसके बारे में समीकरण इसने दिया था। रॉबर्ट बोयल कहता है किसी भी पानी को या किसी पदार्थ को गर्म करोगे तो उसका आयतन भी बढ़ जाएगा और उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जिसके बारे में हम बातचीत करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताता है कि भाई साहब हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तत्व या समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन शामिल होते हैं, यानी कौन से तत्व या किस तत्व समूह में, यानी तत्वों का कोई एक समूह है, उस समूह के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी तत्व रहते हैं। तो इनसे तो भाई हमें याद आ रही है किसकी? आंटी की, जो आपको कहती है भाई साहब फिर कल बार आई आंटी। अब आपको अगर आंटी की याद आई है तो निश्चित रूप से आप बता सकते हो कि फिर कल बार आई आंटी, इसीलिए तो सर कल घर पे नहीं थे, कारण था। अब वो तो आप समझ गए होंगे, आंटी बार आई थी, सर घर पे नहीं थे, तो कल इसलिए क्लास भी नहीं ले पाए थे। क्यों? अब वो तो आपकी इच्छा, भाई आप क्या सोच रहे हैं, बाकी ऐसा कोई इश्यू नहीं था। हमारे तो यहाँ आंटी सिर्फ किराया लेने के लिए आती हैं, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। चलो फिर भी कोई बात नहीं, आप जो सोचें वो भला। तो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एट्रियम ये सारे के सारे अपने आप में क्या है भाई? ये सारे के सारे अपने आप में हैलाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? हैलाइड। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जिस कंपनी में रहते हैं वो अपने आप में कौन सी कंपनी कहलाएगी, आपसे यही पूछा जा रहा है किस ग्रुप में शामिल होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर है डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको हैलोजन एलिमेंट्स या हैलाइड तत्व कहा जाता है। दूसरी खास बात है, इनमें भी हम बातचीत करें तो इनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन इफिशियंसी का गुण पाया जाता है कि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्यों करते हैं? एक बार जरा हल्का सा देख लो। फ्लोरीन का नंबर है 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने चेक किया तो हमने पाया भाई साहब 1s2, 2s2 और 2p5। इसका मतलब इसके 2 वाला जो कॉलम है, यानी ये तो हमारा कौन सा सेल था भाई? के। ये हमारा एल सेल था। एल वाले सेल के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन अभी तक कितने आ चुके हैं? 2 और 5 7 आ चुके हैं, लेकिन होने कितने चाहिए थे? 8। इसका मतलब एक तेरी ही कमी है। अब तेरी कमी में ये कहता है कौन है? फ्लोरीन, तू हाँ कर या ना कर, लेकिन तू है मेरी किरण। तो इसका मतलब ये तो किरण को कहता है चाहे उठा के ले जा, भगा के ले जा, उड़ा के ले जा, कैसे भी ले जा, लेकिन तू तो ले जा। इसका मतलब ये फ्लोरीन भी कहता है कि चाहे तू हाँ कर चाहे ना कर, तू है मेरी किरण। इसका मतलब ये किरण यहाँ पर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन को कहता है कि मैं तो एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब लेके ही रहूँगा। कारण है क्योंकि मिलना बहुत जरूरी है और चाहत अभी अधूरी है।
तो ये आपसे बता रहे हैं कि भाई साहब मिलना बहुत जरूरी है, कारण बाहर वाले रूम में 7 इलेक्ट्रॉन है और जिंदगी में अगर कितने आ जाएं बाहर वाले रूम में 8 आ जाएं, जिसको अपन बोलते हैं ऑक्टेट रूल या अपने आप में अष्टक नियम। तो ये अष्टक नियम के अनुसार जिंदगी में अगर बाहर वाले रूम में आउटर सेल में 8 हैं तो जिंदगी में ठाठ ही ठाठ हैं। तो ठाठ के लिए कौन क्या नहीं करता, सब कुछ करते हैं, बस खबर नहीं देते, वो एक अलग बात है। यहाँ फ्लोरीन अपने आप में क्या कर लेता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हैलोजन कंपनी कहते हैं। यहाँ सबकी ही चाहत अधूरी है, क्लोरीन अकेले की नहीं है, फ्लोरीन अकेले की नहीं है। फ्लोरीन के पास में हमें दिखाई दे रहा है कि फ्लोरीन का नंबर तो आपको पता चल गया कि भाई साहब फ्लोरीन का नंबर 9 है, तो 9 था, तो इसकी व्यवस्था क्या बैठी, 2 और 7। ऐसे ही क्लोरीन की बातचीत करें तो क्लोरीन हमें क्या कहता है कि भाई साहब हमारे तो नंबर 17 हैं, 17 को आप बातचीत करो तो हमारे पास 2, 8 और 7। इस प्रकार से सबके लास्ट वाले रूम में कितने मिलेंगे आपको, 7 मिलेंगे। और जब 7 होते हैं तो आपको पता ही है 8 करने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, और उसके अगर रिगार्डिंग अगर कोई की जाती है ज़बरदस्ती भी, तो भी उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं आता, बोले यार मजबूरी थी और चाहत अभी अधूरी थी। तो अभी आपकी चाहत पूरी हो गई है, आप आगे आइए। अगला आता है एक्टिनाइड्स तत्व है, तो ये अपने आप में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो होते हैं हमारे उसी सीरीज के अंदर ये पाए जाते हैं। कैल्कोजन है, ये अपने आप में ग्रुप नंबर जो अपने आप में होता है कौन सा, 16 के एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कैल्कोजन। और ये हमारे कौन से आगे, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स होते हैं, हेलोजन। और ये लेथेगाइड्स नहीं है, लेंथेनाइड होता है, जो अपने आप में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का नहीं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का एक ग्रुप होता है जो घर से बाहर निकाले गए हैं या फेंके गए हैं। तो वो 2 ग्रुप हैं जिनमें प्रत्येक ग्रुप में अपने आप में कितने तत्व होते हैं भाई, 14 एलिमेंट्स होते हैं। इस प्रकार से 28 तत्व हैं वो घर के बाहर पड़े हैं। यहाँ भी ऐसा ही होता है आपके साथी भाइयों, जब तक आपकी उम्र 20, 22, 25 साल तक है तब तक घर में व्यवस्था है, 28 का होने के बाद घर में भी जगह नहीं है, फेंक दिया जाएगा आपको। आ जाओ, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी है जो ग्लोबल वार्मिंग नहीं करती है। तो आपको तो मेरे हिसाब से अगर आपकी निगाहें थोड़ी सी भी तेज हैं, अगर आप पहली नज़र में किसी को जानते हैं तो पहली नज़र दिल के पार हो गई और पहली बार हो गई। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है, पहली नज़र में ही हमारे सामने कौन बैठा है, हीलियम बैठा है, जिसको हम जानते हैं वो तो कातिया की बहन थी, और वो तो किसी से कोई रिएक्ट नहीं करती, किसी के प्रति कोई रिएक्शन ही नहीं करती, तो वो फिर कहाँ ग्रीन हाउस प्रभाव के अंदर इफेक्ट डालेगी। इसका मतलब कौन सी नहीं है, यही पूछा था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाला हीलियम। जलवाष्प की वजह से होता है, सतहों के स्तर जो है ना पाई जाने वाली जो ओजोन होती है वो भी अपने आप में, ओजोन भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए प्रभाव डालती है, नाइट्रस ऑक्साइड है वो भी डालती है। और अगर आपसे पूछे कि मेनली कौन सी होती है तो आप बताएंगे CO2। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए रिफ्लेक्टेड या अपने आप में मेजर गैस आपसे पूछे तो आप बता देना CO2। तो ये सारी बातें लाला इससे रिलेटेड हुई, किससे, अपने आप में ग्रीन हाउस इफेक्ट से। ग्रीन हाउस इफेक्ट को अपन दूसरा नाम देते हैं भाई हरित ग्रह प्रभाव, इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। हरित ग्रह प्रभाव जिसकी वजह से हम कह रहे हैं एनवायरनमेंट का टेम्परेचर लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने आप में पैदा हो रहा है। इसी के लिए हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग भी एक नाम है, विश्व उष्णन वो भी इसी से रिलेटेड है, उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है, CO2 ही है लाला। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, क्या बात है, और एक ही तीर में कई निशाने आपसे लगवाना चाह रहा है। और वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब आपकी ज़िंदगी में 2-3 चीज़ें आ रही हैं। एक तो आ रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है या कौन सी घटना है जिसके अंदर ऊर्ध्व पातन यानी सब्लिमेशन, ऊर्ध्व पातन यानी सब्लिमेशन, तो इट मीन आप समझते हो ऊर्ध्व पातन तो कब होता है, जब कोई एलिमेंट है वो डायरेक्ट ठोस से कहाँ पहुंच जाता है लाला, गैस में पहुंच जाता है। तो ऊपर से जाना ही क्या कहलाता है,
ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अक्सर तो इनकी राहें किससे गुजरा करती थी? दरवे से, और दरवे से किस में जाया करती थी? गैस में। लेकिन आजकल तो लोग बाईपास ही जाते हैं, बाईपास ही आते हैं। इसका मतलब बाईपास जाने की घटना क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाती है। अब आपसे पूछ रहा है कि सब्लिमेटर कौन कौन है, उसके उदाहरण कौन कौन है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है सूखी बर्फ, जिसको आपने नाम दिया था ड्राई आइस। क्या नाम दिया था भाई? ये ड्राई आइस हमारे पास में सूखी बर्फ होती है, जिसको आप बोलते हो सॉलिड, या मैं कहूँ ठोस। CO2 जो होती है बिल्कुल उसमें सब्लिमेशन की घटना होती है। क्या बर्फ भी डायरेक्ट पानी या ठोस से या बर्फ से डायरेक्ट गैस में बदलती है? नो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कौन बदलता है? कपूर। अरे कपड़ों में जहाँ कपूर हमने रखा था, वो कपड़ों में रखा हुआ कपूर पिघल गया। हमने अलमारी खोली तो अलमीरा में पाया कि कपूर तो पिघल गया। भाई साहब, पिघल गया तो वहाँ कपड़े गिल्ले हो जाने चाहिए थे, पानी भरा हुआ रहना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कपूर डायरेक्ट किस में बदलता है? सॉलिड टू गैस में बदलता है। इसका मतलब सॉलिड टू गैस में कन्वर्सेशन की जो प्रोसेस होती है वो सब्लिमेशन कहलाती है। तो आपका कपूर भी ऐसी उदाहरण दे रहा है और सूखी बर्फ भी ऐसा उदाहरण दे रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों किस में दिख रहे हैं? दोनों किसी में नहीं दिख रहे हैं। यहाँ आपको ऑप्शन में इसमें सेकंड को काट देना है, 1 तथा 3। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, जो हमें कहता है कि अपने आप में इन दोनों के अंदर सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन की घटना हो रही है। दूसरी खास बात आपको मैं बता दूं, शुष्क बर्फ जो होती है उसके लिए आपको पता चल गया है कि अपने आप में ठोस जो है CO2 होती है उसको हम शुष्क बर्फ कहते हैं, और ये शुष्क बर्फ अति शीतित या फ्रीजिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु तथा अधातु, धातु, उपधातु तथा अधातु है भैया, अपातु नहीं है, अधातु कौन से ब्लॉक में या किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? आपको बताना है कि हमारी पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स मेटल, सब मेटल और नॉन मेटल तीनों ही पाए जाते हैं। तो तीनों कौन से ग्रुप में, कौन से वर्ग में पाए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में जो खड़ी लाइनें होती हैं या जो वर्टिकल लाइनें होती हैं वो अपने आप में हम कह सकते हैं टोटल कितनी थी? 18 थी, जिसमें फर्स्ट और सेकंड नंबर जो होता है वो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला होता है, उसको बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं भाई? इसी प्रकार से आपके पास में 3rd to 12th का जो पोर्शन होता है वो हमारा आता है किसमें भाई? डी ब्लॉक में। किसमें आता है? डी ब्लॉक में आ जाता है। इसी प्रकार से हमारा वर्ग नंबर 13 to 18 ये जो होते हैं इसको अपन बोल सकते हैं कौन सा? पी ब्लॉक। क्या बोलेंगे भाई? पी ब्लॉक एलिमेंट। तो अब आपको पता पूछ रहा है कि जिसमें ऐसी कंपनी बताइए जहाँ मेटल भी, सब मेटल भी और नॉन मेटल भी तीनों ही पाए जाते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास में जो सब मेटल्स होती हैं, उपधातुएं होती हैं, वो तो यहाँ से शुरू होती हैं। तो यहाँ से शुरू होती है सबसे पहले उपधातु कौन है? बोरोन। कौन है? बोरोन। तो बोरॉन भी है यानी उपधातु भी है, आगे अधातुएं भी हैं, और जो जो नीचे आ रहे हैं धातु भी बढ़ती जा रही हैं। इसका मतलब आप कह सकते हो ग्रुप नंबर 13 बी, ग्रुप नंबर 13 जो होता है उसमें अपने बोरोन पाया जाता है। उसके नीचे अपने आप में एलिमेंट्स में कुछ एक आपके पास धातु भी है, अधातु भी हैं और उपधातु भी हैं, सारे उसी में आते हैं। तो उपधातुएं होती हैं तो बीच में ही अपने आप में एक सांप सीढ़ी या एल का निर्माण करती हैं, जिसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, चेंज हो जाता है। दूसरी खास बात है कि इसमें हमारे पास में उपधातुएं भी आ रही हैं और इसमें धातुएं भी आ रही हैं और इसमें अधातुएं भी आ रही हैं। इसका मतलब हमारे पास में ग्रुप नंबर 13 to 18 का जो माहौल या मोहल्ला है, उस मोहल्ले के अंदर ये सभी मेटल, सब मेटल और नॉन मेटल पाई जाती हैं। और वो जो ग्रुप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं भाई? पी ब्लॉक बोलते हैं। यानी पी ब्लॉक जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का होता है, जहाँ निरूपक तत्व पाए जाते हैं। तो ये सारी बातें मेरे भाई किससे रिलेटेड हुई? तो ये सभी बातें हमारी रिलेटेड हुई इन 10 क्वेश्चन से। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया है
तो अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर भी कर दीजिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।